मित्रों, आज फिर से हम बात करेंगे इश्क हुआ डॉक्टर जेबा रशीद जी की पुस्तक पर। और पिछले हफ्ते हमने इसकी कहानी के पहले अध्याय पर बात की थी, जिसमें यह मैंने बताया था कि पद्मावती जी का विवाह कम उम्र में होता है और वे हवेली में आती हैं। हवेली में आने के बाद उन्होंने जब देखा कि उनके पति किसी दासी के प्रेम में फंस गए हैं, तो उन्होंने किस तरह से अपनी माँ को पत्र लिखा। शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय। शुरू करूं इसके पहले मैं फिर से बता दूं कि जोधपुर की हैं डॉक्टर जेबा रशीद मैडम, और इन्होंने कई भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं। सबसे बड़ी बात है कि शायरा, कवियत्री, चिकित्सक होने के साथ साथ राष्ट्रपति सम्मान से भी पुरस्कृत हैं। डॉक्टर जेबा रशीद जी की कई भाषाओं में पकड़ यह दिखाती है कि ये बहुत मंजी हुई रचनाकार हैं, और इनकी इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। चलिए फिर शुरू करते हैं, इसके दूसरे अध्याय पर बात करते हैं। थोड़े समय बाद राजा विक्रम प्रताप सिंह रानी रुक्मिणी से दूसरी शादी करके आ गए। रुक्मिणी ने एक बेटी को जन्म दिया। नवजात बेटी के नरम कंठों पर राजा साहब की अंगुलियों के चित्र खींच गए। रानी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रहती थी। आंखों के सामने बेटी को तड़प कर मरते हुए देखा तो उसने आत्महत्या कर ली। समय बदलता रहा। गुलाबी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पैदा होते राजा साहब ने आकर उसे छीन लिया। गुलाबी का कलेजा दहल गया। मेरा बच्चा मत छीनो अन्नदाता, यह राजा साहब के पैर पकड़कर रोने लगी। उसे रोती देखकर वे बड़े जालिम बन गए। तू हल्ला करके लोगों को सुनाती है। मैं चाहता हूँ कि तेरी बात कोई नहीं सुन सके और तेरी हालत भी कोई आंखों से नहीं देख सके। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यह गुलाबी वही दासी है जिसके प्रेम में राजा विजय प्रताप सिंह जी पड़ गए थे। उसे रोती देखकर वे बड़े जालिम बन गए, यह आपने सुन लिया। उन्होंने गुलाबी को कमरे में बंद कर आग लगा दी है। राजा साहब ने अपनी प्राण प्यारी गुलाबी को खुद ही जीवित जला दिया। सभी तो नहीं, परंतु कुछ राजा बहुत जालिम होते थे। ये मेरा बेटा है, अपना वारिस, इसे अपनी ममता देना, यही मेरी कामना है। इसे आप अपना नाम देना। इतना कहते हुए राजा साहब ने उस बच्चे को रानी पद्मावती की गोद में रख दिया और वापस बाहर चले जाते हैं। रानी को बच्चे पर बहुत क्रोध था। वह नफरत से उस बच्चे को देखती रही और अपनी गोद से नीचे पलंग पर रख दिया। मैं इसका क्या करूं? बच्चा रोने लगा। थोड़ी देर में वह वापस बच्चे को देखती रही। बच्चे के होठों पर मुस्कान थी। वह खुली आंखों से रानी को देखती है और हंसता है। वह उसे देखती रह गई। काफ़ी देर देखते देखते अचानक उसे बच्चे पर प्यार आ गया। ममता उमड़ गई। रानी ने उसे गोद में लेकर छाती से लगा लिया। जैसे बरसों से प्यासी धरती को ठंडक मिली। रानी पद्मावती का बेटा विजय प्रताप सिंह बड़ा हुआ तो उसका विवाह बड़े घराने में कर दिया गया। विजय प्रताप सिंह के 7 बेटियों के बाद भानु प्रताप का जन्म हुआ। लाड प्यार से बचपन में ही भानु प्रताप की उच्च घराने में शादी कर दी गई। राजा साहब का लाडला हर समय उनके साथ रहता। मेरा बेटा नवाब आदिल मिर्जा, पंडित विशंभरनाथ शर्मा का बेटा उमाशंकर और भानु प्रताप, तीनों को शिक्षा के लिए बाहर भेजा गया, परी बेगम बताती रहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए गायत्री देवी ने उनके साथ ब्राह्मण रसोइये को भेजा। रसोइया ने गायत्री देवी को पत्र भेजकर समाचार दिया कि भाई जी मुसलमानों के साथ रहते हैं, उनकी थाली में खाना खाते हैं और धर्म पूजा पाठ छोड़ दिया है। पंडित जी, बेटे को वकालत करा के क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसका विवाह करके कोई काम धंधे में क्यों नहीं लगा देते? गायत्री देवी अपने पति को समझाती हैं। उमाशंकर को वापस बुलाकर विधिवत पवित्र किया गया। कन्या का रूप गुण नहीं देखा जाता, अच्छा गोत्र देखा जाता है। एक कन्या देखकर उसके साथ उमाशंकर का विवाह तय कर दिया गया।
कन्या वालों का स्वागत समधियों को रस विभोर कर गया। बहुत दिनों तक बारात के स्वागत की चर्चा होती रही। गठरी की भांति झुकी बैठी नई नवेली दुल्हन को देखकर उमाशंकर को अपनी सहपाठिनी एडना की किशोरी पिंडलियां और ब्लाउज से झांकता उन्मुक्त यौवन, कंधे से झूलते केश याद आने लगे, परंतु कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह सभी बातों को भूल गया। समय बदलता रहा, उसका रिश्ता गहरा होता गया। राधा देवी साधारण स्त्री परंतु कुशल गृहिणी साबित हुई। हकीम साहब ने पत्र भेजकर आदिल मिर्जा को गांव में बुलाया। हम हज करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तेरा विवाह करने के लिए गांव आए हैं। तेरा विवाह करके जाएं तो हमारा हज कबूल होगा, नहीं तो नहीं। परंतु अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई करते बीच में विवाह कैसे करूँ? औलाद की शादी बिना हमारा हज कबूल नहीं हो सकता। बचपन में तेरी सगाई नफीसा बुआ की बेटी से हो चुकी है और वह भी बेटी की शादी किए बगैर हमारे साथ कैसे जा सकती है? तेरी शादी तो करनी ही होगी, परी बेगम ने कहा। परंतु अम्मी, नीलोत्फर तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं विदेश में पढ़ रहा हूँ। शादी तो लड़की से होती है, पढ़ाई से नहीं होती। पर अम्मी जान, मैं तो पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करूँगा। देखो बेटा, मुझे तो उससे कमाई तो करवा के खाना नहीं है, वह घर बार संभाल सके बस, माँ ने जोर दिया। नानुकुर करने के बाद अमरोही में ही शादी हो गई। सुंदर परी जैसी पत्नी अनपढ़ होने से आदिल को पसंद नहीं आई। सप्ताह भर बाद ही वापस विदेश चले गए। गांव से क्या लेन देन, किस साइड से निकल पड़े कि वर्षों बाद भी वापस आने का कोई योग नहीं बना। हज में हादसा हो गया, हकीम साहब की मौत हो गई, भाई बहन सभी ही मर गए। परी बेगम बच गई, पर सदमे से वह भी उभर नहीं सकी, उसे होश नहीं आया। आदिल मिर्जा वापस आए तो राजा साहब ने उसे रियासत का दीवान बना दिया। कई वर्षों से परी बेगम यूं ही खुद से या अख्तरी से बात करती रहती। ये कमरा ही उनकी दुनिया बन गया। राजा साहब की भी मृत्यु हुई। रानी पद्मावती सती हो गई। रियासतें खत्म हो गईं। भानु प्रताप भी शिक्षा पूरी करके वापस आ गया, पर कोई काम धंधा नहीं किया। 3 बेटियां और 2 बेटे हो गए। जमीन जायदाद से ही घर का खर्चा चल रहा था। नवाब आदिल मिर्जा ने अपना काम धंधा जमा लिया। नगीनों का धंधा बहुत अच्छा जम गया। नीलोफर अपने भाई के घर रहती थी। सुरैया को जन्म दिया। समाचार भेजने के बाद भी वे उन दिनों में बेटी को देखने नहीं गए। वह यहाँ आकर भी उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। उमाशंकर की बर्तन बनाने की फैक्ट्री थी और विदेश माल भेजने का काम करने लगे। रत्ना के नाना का देहांत हो गया और रत्ना के माता पिता भी मुंबई जाकर नानी के पास रहने लगे। नाना का लंबा चौड़ा व्यापार संभालने के लिए वही जाकर बस गए। रत्ना की सगाई हो गई। रत्ना का पति विदेश में पढ़ाई करने गया तो वापस ही नहीं आया। वही कोई लड़की से विवाह कर लिया। रत्ना का मन विचलित हो गया। वह जौनपुर आकर अपने पिता की बंद फैक्ट्री को भानु प्रताप, आदिल और उमाशंकर की मदद से उसे वापस शुरू किया। कुछ दिनों बाद माँ और नानी का देहांत हो गया। वह अकेली पड़ गई। राजा भानु प्रताप का महल तो बहुत दूर था, पर नवाब आदिल मिर्जा की हवेली के पास उमाशंकर ने जमीन लेकर कोठी बना ली। रत्ना भी दूर रहती थी, पर सभी उससे संबंध गहरा रखते थे। नवाब साहब की ज़मीन बहुत फैली हुई थी। उनकी हवेली बहुत मशहूर थी। नवाब मिर्जा की हवेली के नाम से जानी जाती। रघु, कोई आया तो नहीं? उमाशंकर ने घर आते ही पूछा। बिना शतरंज खेले दीवान साहब को चैन कैसे आता है? रघु ने होठों पर मुस्कुरान बिखेरते हुए कहा। जाता हूँ, कहाँ आऊँ? नहीं तो मेरी खैर नहीं। 2 बार तो बशीर भी पूछ गया है। नींद में शह और मात चिल्लाते होगे, मैं खबर करके आता हूँ। उमाशंकर भी रघु के साथ रवाना हो गया। उसे चैन कहाँ था? क्या बात है, मुंह क्यों लटका कर बैठे हो? मुस्कुराते हुए पूछा। सोच रहा हूँ आज किसका मुंह देख कर उठा था। नवाब साहब बोले। खुद का ही। सामने लगे कांच को देखते हुए कहा। उठते ही तो कांच देखा था, मेरे दर्शन कहाँ से होते? दोनों हंसते हुए बैठ गए। रघु ने शतरंज जमा दी। इतने में ही भानु प्रताप भी पहुंच गया।
पर उसे शतरंज से चिढ़ थी। वह बैठा सिगरेट पीता रहा और वे खेलते रहे। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही।